नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है संविधान पर लड़ाई गांधी पर आई। जी हां, संविधान को लेकर चली आ रही सियासी लड़ाई अब गांधी पर आ गई है। इतना ही नहीं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। ग्वालियर में संविधान गौरव अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया और संविधान अंबेडकर के साथ ही गांधी के अपमान का आरोप लगाते हुए सलाह दी कि उन्हें माफी यात्रा निकालनी चाहिए, यानी कांग्रेस को माफी यात्रा निकालना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बापू के खानदान को मिटाने का काम किया है। अब सीएम के वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है, लेकिन संविधान के साथ ही बापू पर तेज होती जा रही यह बयानबाजी कई सवाल भी खड़े कर रही है। वो सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सीएम मोहन ने संभाला मोर्चा, संविधान पर कांग्रेस को घेरा। प्रदेश में संविधान को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस लगातार संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के बहाने बीजेपी को घेरने में जुटी है, लेकिन अब सीएम ने संविधान पर छिड़ी इस जंग में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्वालियर में बीजेपी के संविधान गौरव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ संविधान और अंबेडकर के साथ गांधी का अपमान किया। बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने गांधी और अंबेडकर को सम्मान दिया, बल्कि बापू के खानदान को मिटाने का काम कांग्रेस ने किया है। आज नकली गांधी परिवार असली गांधी बन रहा है। नेहरू जी ने अपने स्वार्थ के कारण से अपनी उस संकुचित भावना के बलबूते पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी जो अन्याय किया है, लाल सिंह जी ने एक एक करके वो सारी बातें बताई है। या आज भी हम सबके बीच में वो सब कुछ स्पष्ट। कांग्रेस तो अगर ये यात्रा निकाल रही तो माफी मांगना चाहिए अपने परनाना नेहरू जी के कर्मों के कारण से, जिसके कारण से अंबेडकर जी की आत्मा का कष्ट हुआ है। बापू को याद करेंगे, महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी के पूरे खानदान के अगर नाम मिटाने में कोई किसी का योगदान है तो कांग्रेस का योगदान है। खुद के खानदान को आगे बढ़ा करके नकली गांधी असली गांधी को मिटाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, ये उनकी याद दिला रहा है। 27 जनवरी को महू में कांग्रेस जय बापू जय भीम कार्यक्रम करने जा रही है, लेकिन उससे पहले सीएम का ये वार कांग्रेस को तीर की तरह चुभा। लिहाजा मुख्यमंत्री के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और फिर से दोहराया कि संविधान और अंबेडकर के खिलाफ बीजेपी है, और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी को पहले तो पढ़ लिख लेना चाहिए और व्हाट्सएप ज्ञान पर जो है इस तरह के वक्तव्य नहीं देना चाहिए। अंबेडकर जी का अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अपमान किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन आरएसएस ने किया है। जब संविधान आया तो उसकी संविधान की प्रतियां जलाई हैं, और जब अंबेडकर जी ने दलितों को, आदिवासियों को आरक्षण दिया तो इन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि संविधान की जगह मनुस्मृति लागू होना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो संविधान, अंबेडकर और बापू के सहारे बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की छवि को टारगेट कर रही है। जाहिर है कि जिस पार्टी के खिलाफ जनता के बीच संविधान विरोधी नैरेटिव सेट हो गया तो उसकी मुश्किलें बढ़ना तय है। वही कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही इस मुद्दे को हवा दे रही है। हालांकि अब सीएम ने मोर्चा संभाला है तो देखना होगा कि कांग्रेस की रणनीति पर इसका असर कैसा पड़ेगा और ये मुद्दे प्रदेश की सियासत को कितना गरमाए रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या मुख्यमंत्री कांग्रेस के नैरेटिव की हवा निकालने खुद मोर्चा संभाल लिया? दूसरा सवाल, क्या संविधान का मुद्दा कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा? तीसरा सवाल, अंबेडकर के साथ गांधी पर शुरू हुई इस सियासत के क्या मायने हैं?
चलिए इन सवालों के साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से जुड़ी हमारे साथ बीजेपी से। स्वागत है गुंजन जी। प्रदेश कांग्रेस के सचिव डॉक्टर विक्रम चौधरी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, आपका भी स्वागत है डिबेट में। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले रमेश जी, ये जो मुद्दा बड़ा गंभीर हो गया है, व्हाट्सएप ज्ञान की बात आ गई है, महात्मा गांधी के अपमान की बात आ गई है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अपमान की बात आ गई है, और मुख्यमंत्री जी ने आज कह दिया है कि जो है कांग्रेस माफ़ी मांगे क्योंकि उनके पर नाना नेहरू जी ने अम्बेडकर का और गांधी जी का अपमान किया था। गांधी जी को लेकर उनने और भी बातें कही हैं। आपने सारी चीज़ों को पढ़ा है, लंबे समय से आप अध्ययन कर रहे हैं। आप बताइए कि आखिर अम्बेडकर जी का अपमान ज़्यादा किसने किया था और कम किसने किया है, या महात्मा गांधी का नाम को खत्म करने का काम कहाँ शुरू हुआ, कहाँ जाकर खत्म हो रहा है? देखिए, मोटे तौर पर प्रभु जी एक बात समझ लीजिए, मुझे जो लग रहा है राजनीतिक दल ये जो मुद्दे उठा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मुद्दे नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे वो हैं कि मुझे लग रहा है राजनीतिक दलों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। मुद्दा जो होना चाहिए कहीं ना कहीं राष्ट्र को लेकर के, आने वाली समस्याओं को लेकर के, विकास योजनाओं को लेकर के, इस तरह के मुद्दे होने चाहिए। अब ये व्यक्तियों के फोटो और उनके नाम को लेकर के घूम रहे हैं, ये मुद्दे नहीं है। अब दूसरी बात आती है एक नंबर पर गांधी जी की। इसमें कोई शक नहीं कि गांधी जी ने 1936 या 37 के आसपास, सन भूल रहा हूं, कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था, और उसके बाद उन्होंने यंग इंडिया में लेख लिखा था। वो लेख जो है उसमें कांग्रेस की सारी नीतियों की और उस समय का जो भी नेतृत्व था उसकी आलोचना की थी। दूसरा, अगर आप देखेंगे गांधी जी का जो अंतिम अनशन है वो जनवरी 1948 में गांधी जी का जो बलिदान हुआ है या उनकी हत्या हुई है या उनको गोली मारी गई है वो 3 जनवरी 48 में। गांधी जी ने 15 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक, 13 जनवरी से 18 जनवरी तक अनशन किया था। वो अनशन उन्होंने अपनी ही सरकार के विरुद्ध। तो मोटे तौर पर बहुत सारी चीजें ऐसी अपनी जगह रही हैं जो लोग उसको आप नकारात्मक दृष्टि से देखें तो अपमान की दृष्टि से देखें, सकारात्मक दृष्टि से देखें तो समय की यात्रा की दृष्टि से देखें। अब ये घटनाएं सब इतिहास में चुकी हैं और उनको कोई बदल सकता है। दूसरा ये आक्षेप लगता है कि 15 अगस्त 1947 को गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, या तो उनको बुलाया नहीं गया या वो क्यों नहीं आए। 15 अगस्त 1947 का जो ऐतिहासिक दिन था वो उस समय नोआ खाली या कहीं बंगाल में थे उस समय। तो अब लेकिन उस समय क्या परिस्थिति थी, कैसी परिस्थिति थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई। उस पर चर्चा करना मुझे तो कोई बहुत उचित नहीं समझता। मुझे तो लगता है कि अब राष्ट्र की समस्या पर बात होनी चाहिए। अब अम्बेडकर जी को बात देखें, अम्बेडकर जी को संविधान सभा में किसने बनाया था? संविधान सभा में कांग्रेस ने या भाजपा ने या हिंदू महासभा ने नहीं बनाया था। संविधान सभा जो वो स्वतंत्रता से पहले बनी थी और उसको उन्होंने गठित किया था। तो कुल मिलाकर एक और बात मुझे बड़ी आश्चर्यजनक लगती है इस समय राजनीतिक प्रचार में, इसमें भाजपा भी है और कांग्रेस भी है। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष संयोजक थे। तो संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था, फ्रेम बनाने का काम था ड्राफ्टिंग कमेटी को, कानून बनाने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी के पास नहीं था, कानून बनाने का काम संविधान सभा के पास था। वो राजेंद्र बाबू उसमें मौजूद थे और उसमें सभी दलों के लोग थे, उसमें मुस्लिम लीग के लोग, उसमें बड़े संख्या में ऐसे लोग भी थे जो पाकिस्तान बंटवारे के बाद फिर वो पाकिस्तान चले गए क्योंकि संविधान सभा स्वतंत्रता से पहले बन गई। खैर जो कुछ है, अब अगर हम 1 मिनट के लिए सारे लोगों से मान ही लें, क्योंकि समय कॉम्पिटिशन चला हुआ है, अम्बेडकर जी की फोटो को सबसे ऊंचा कौन कर सकता है, उसमें अगर हम अम्बेडकर जी को श्रेय दें तो अब ये संविधान अम्बेडकर जी का बचा कहाँ? अम्बेडकर जी का जो संविधान था उसमें 100 से ज्यादा संशोधन हो गए हैं, और वो संशोधन भी हो गए हैं जो संशोधन अम्बेडकर जी पसंद नहीं करते थे। और राजनीतिक दल उन यात्राओं पर चल रहे हैं जो काम अम्बेडकर जी विरुद्ध करते थे। इस सब भाजपा और कांग्रेस दोनों ये प्रमाणित करने में लगी है कि सबसे ज्यादा जनजातियों का समर्थक कौन है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का समर्थक कौन है। जी बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे आप। जी, अम्बेडकर एक वो नाम हो गया है, अम्बेडकर वो नाम हो गया है जो आपको वोट बैंक दिलाता है। अम्बेडकर वो नाम हो गया है जो एक जातियों को पूरी तरह जो है प्रकटीकरण करता है। विक्रम जी, शायद इसीलिए भी अम्बेडकर के नाम को लेकर लड़ाई है। जहाँ तक अम्बेडकर के अपमान या सम्मान की बात है, जहाँ से ये बात शुरू हुई संसद में अमित शाह जी के बोलने के बाद से कांग्रेस ज़्यादा इस पर आई।
तो अंबेडकर को अपमान तो पहले भी हुआ था। अंबेडकर को तो जो अभी रमेश जी बता रहे हैं संविधान सभा में जाने ही नहीं दिया गया था। वो तो मुस्लिम लीग के समर्थन से संविधान सभा में पहुंचे। फिर वहां पर भी वो जिस जगह से चुनाव जीत कर आए थे तो वो पूर्वी पाकिस्तान में वो हिस्से दे दिए गए। अंबेडकर को वहाँ से पद फिर से मुक्त हो गए वो संविधान सभा के सदस्य की हैसियत से। फिर उनको चेतावनी देनी पड़ी कि जो संविधान आने वाला है मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, मैं इसको राजनीतिक मुद्दा बनाऊंगा। तब महात्मा गांधी जी के दबाव में फिर कांग्रेस ने उनको संविधान सभा में जयकर का इस्तीफा दिलाकर मुंबई से भेजा। तो वहाँ तो शुरुआत तो पहले दिन से है ना, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। तो हम इन प्रतीकों को, जिनका हम इज्जत करते हैं, जिनको हम इस पाठ्यक्रम की किताबों में पढ़ते हैं, जिनके प्रति स्कूल के बच्चों में बड़ा सम्मान है, और जैसे वो बड़े होते हैं राजनीतिक दल तक पहुंचते हैं तो फिर आप लोग ऐसी बातें करते हैं कि उसने अपमान किया, इसने अपमान किया, उसने ज़्यादा किया, मैंने कम किया। देखिए ऐसा है, अंबेडकर साहब न किसी के अनुयायी थे और न किसी राजनीतिक विचारधारा के समर्थक थे, इसलिए उनका विरोध होना बहुत स्वाभाविक था। वो किसी के पिछलग्गू तो थे नहीं, उनका एक अपना एजेंडा था और भारत के लोगों के लिए क्रांतिकारी सोच थी। इसलिए चाहे वो कांग्रेस हो या उस समय की हिंदू महासभा हो, आरएसएस हो, उनके साथ थोड़े बहुत मतभेद थे और इस बात को हमें खुले तौर पर स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस एक लिबरल फोर्स है, यहाँ हम जो है अपने निर्णय से अनुमोदन तक नहीं जाते हैं, पहले अनुमोदन लेते हैं फिर उसके बाद निर्णय लेते हैं। तो इसलिए जो बड़े जो हैवी वेट्स थे, बड़े नेता थे, उनके बीच में जो विमर्श था उसको आज हम बहुत सतही तौर पे विरोधाभास का नाम दे देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए अंबेडकर के पूरे जीवन काल को हमको एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए और कम से कम व्हाट्सएप के थ्रू तो कभी नहीं देखना चाहिए, हमको देखना चाहिए किताबों के माध्यम से जो उन्होंने लिखी हैं, गांधी ने लिखी हैं। बहरहाल अब हम बात करते हैं आपके जो मुख्यमंत्री जी का भी जो बयान आ रहा था, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि कई बार जो पर्ची है जोकरों के नाम से भी निकल जाती है। उनका जो सोच का स्तर इतना घृणित था और इतना दुखद था कि एक मुख्यमंत्री को इस स्तर की ना भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए कि खानदान ख़त्म कर दिया। अब ये बता दें कि अडवाणी को किसने ख़त्म किया या दीनदयाल उपाध्याय को मिटाने का काम किन किन जमात ने किया। तो ये उनको संयम रखना चाहिए और कम से कम ऐतिहासिक चरित्रों के ऊपर, वो हमारी साझी विरासत हैं, उन पे सोच समझ के टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन अब एक बहुत ही दोयम दर्जे के और सबसे कमज़ोर आदमी को मुख्यमंत्री बनाने के दुष्परिणाम आज प्रदेश देख रहा है। उनके पास अपने स्तर पर कुछ बताने को नहीं है, सिर्फ दूसरों को गालियां देने के लिए है। अब मैं संविधान और अंबेडकर की विरासत पे आता हूँ। देखिए, भारत के संविधान को अंग्रेजों के आने के बाद से देखना शुरू करना चाहिए। और 2009 में यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखते हुए कहा था कि हमको स्वदेशी संविधान चाहिए। स्वदेशी शब्द और उसकी अवधारणा गांधी जी की दी हुई है। अंबेडकर साहब को लाने के पीछे यही वजह थी कि वो भारत की सामाजिक व्यवस्था को जितने बेहतर तरीके से समझते थे, उस समय हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसने इतना अध्ययन किया हो। इसलिए उन्होंने जब इस समावेशी संविधान को बनाया, और देखिए हमारे पूरे भारत के लिए गौरव की बात है, किसी कांग्रेस या भाजपा के नहीं, कि जब से भारत का संविधान बना है तब से इस देश, इस पूरी दुनिया में जो संविधान बने वो भारत के संविधान से संदर्भ लेकर ही बने। तो ये हमारे लिए बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारा संविधान आज तक अक्षुण्ण बना हुआ है। कई देश 1950 के बाद आए, मिट गए, चले गए। और दूसरी बात ये कि उस संविधान में जो प्रावधान महिलाओं के लिए थे, पिछड़ों के और दलितों के लिए थे, उस समय तक वो संवैधानिक प्रभाव जो है अमेरिका जैसे देश में भी नहीं थे। तो हम एक दावे के साथ कह सकते हैं कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं बल्कि सबसे पुराना लोकतंत्र भी है। अब देखिए, अंबेडकर जो है एक खुली विरासत है, वो कांग्रेस की ऐसा कोई बपौती नहीं है। संघ परिवार को भी आमंत्रण है कि आइए आप अंबेडकर को अपनाइए। वो क्यों नहीं अपनाते हैं? क्यों अंबेडकर का हमेशा विरोध करते हैं? सवाल यही जो मैंने बात कही, सवाल यहाँ से शुरू होता है कि अंबेडकर के अपमान का नारा आपने शुरू किया। नहीं, अपमान उन्होंने किया, नारा नहीं, नारा नहीं है। ये एक घटना है जिससे ये पूरी लड़ाई शुरू हुई है। कहां से कहां पहुंच गई आप ये देखिए। आप ये मुझे बताइए कि अमित शाह जैसे व्यक्ति को इतने बड़े किरदार के नाम पे माफी मांगने का से कौन सा अहंकार रोक रहा है? वो माफी मांग लेते, बात ही खत्म हो जाती। और वो हम कांग्रेस से माफी मांगने के लिए नहीं कह रहे थे,
हम तो ये कह रहे थे कि आपने बाबा साहब के प्रति जो अपशब्द कहे हैं, जो लाखों करोड़ों लोग बाबा साहब को भगवान मानकर आज जीते जी स्वर्ग महसूस कर रहे हैं, उनको मरने की भी आवश्यकता नहीं है स्वर्ग जाने के लिए। आज महिलाएं हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े भारत की 80% जनसंख्या जो है संवैधानिक अधिकारों से सशक्त होकर स्वर्ग का अनुभव कर रही है। इतने सुख है उनको, इतने अधिकार हैं। तो हम ये थोड़ी कह रहे थे कि आप कांग्रेस से माफी मांगो या राहुल गांधी से माफी चलिए मांगो। गुंजन जी से पूछ लेते आप हैं। तो अंबेडकर साहब से माफी नहीं मांग सकते हैं क्या? गुंजन जी, विक्रम जी कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए अमित शाह जी को, और आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए नेहरू जी के पापों को लेकर जो उनने किया था। तो दोनों माफी मांग लीजिए ना, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। देखिए पटेरिया जी, मैं बहुत देर से हमने हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी का जो उन्होंने पूरा विश्लेषण बताया, हमने उसको विस्तार से सुना। अब आप देखिए विक्रम जी की बात में कितना हास्यप्रद बातें हैं, जहां वो कहते हैं कि अंबेडकर जी विरासत नहीं है, कांग्रेस के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। गुंजन जी, उनने जिस ये तरीके कहा के अंबेडकर जी उन्होंने शब्द सबके इस्तेमाल हैं। किए। देखिए दो बड़ी बातें कही उनने, अंबेडकर सबके हैं, महात्मा गांधी सबके हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, देश के हैं, जो भी सबके पार्टी हैं, तो आएगी वही उसके तो हैं। एक उनका सुन अपमान लीजिए, करना, और दूसरी बात क्या उनने जो कांग्रेस कही के कि नेताओं संविधान को शोभा अक्षुण्ण है, देता है प्रभु बदला नहीं पटेरिया जा जी? सकता है। उन्होंने तीन चीज की, इन्होंने जो यात्रा निकाल रहे हैं, इन्होंने तीन नाम दिए हैं, जय बापू, जय भीम और जय संविधान। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने ना बापू के बताए हुए मार्ग पर चले हैं। महात्मा गांधी जी से मैं शुरुआत करूंगी। उनके दिन की शुरुआत राम नाम से होती थी, उनका अंतिम शब्द हे राम था, राम राज्य में वो यकीन रखते थे। ये वही बापू की कांग्रेस है जिन्होंने राम को काल्पनिक बता दिया। ये वही कांग्रेस है जो यही राम के नाम पे हमेशा विरोध दर्शाते हैं। वही राम मंदिर के आमंत्रण पे इन्होंने उसको ठुकराया है। वो राम नाम का नाम जपने वाले बापू के इस मार्ग पे कांग्रेस नहीं चल पाए, वो क्या बापू के मान सम्मान की बात करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने जय भीम कहा। ये अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी बताया किस तरह अंबेडकर जी का अपमान करने में कांग्रेस कभी पीछे नहीं रही, और आज अंबेडकर जी को एक मुद्दा बना के वो इसका राजनीतिक चूल्हा समझ के उस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की जो कोशिश कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी को। अब तीसरा कहते हैं जय संविधान। संविधान को बचाने के लिए वो यात्रा ले रहे हैं, लेकिन यही संविधान का अपमान अनगिनत बार करने वाले कांग्रेस के नेता रहे हैं। आदिवासी समाज की वो बात करते हैं, दलितों की वो बात करते हैं, महिलाओं की वो बात करते हैं। एक उदाहरण दूंगी प्रभु पटेरिया जी, वही जब आदिवासी समाज से आई हुई महिला को, द्रौपदी मुर्मू जी को जब प्रेसिडेंट के तौर पे नामांकित किया गया था, तो क्यों विरोध था कांग्रेस के नेताओं को? तब इनका कहां चला रोकना गया चाहूंगा सम्मान, गुंजन सम्मान चौक से जी, आदिवासी रोकना समाज का चाहूंगा और गुंजन महिलाओं चौक का? से जी। राष्ट्रपति वही की महिलाओं जाति का बताकर विरोध आपने करने राष्ट्रपति के वाले पद का कांग्रेस अपमान के नहीं किया। नेता इस आज देश के की राष्ट्रपति आदिवासी की समाज जाति के बताकर सम्मान आपने की अपमान बात नहीं कर किया कि रहे हम हैं। किसको राष्ट्रपति बना रहे हैं। इसके पहले रामनाथ कोविंद को बनाए, किस जाति से आते हैं वो बताकर आपने उस पद का अपमान नहीं किया। देखिए प्रभु पटेरिया जी, ये अपमान इनके मूल चरित्र में महिला विरोध आप- है। कांग्रेस अरे के गुंजन मूल जी, चरित्र गुंजन में जी, जिस संविधान की आदिवासी बात विरोध आप है। कर रही हैं वो कांग्रेस के मैं- राज देखिए, में आया। जिस बापू विक्रम की जी, बात मैं कर आपके रही है वो बीच में नहीं कांग्रेस से बोली जुड़े थी। हुए थे। जिस आप अम्बेडकर ना की बोले बात तो कर रही है वो बेहतर कांग्रेस होगा। सरकार में मंत्री थे। ये धर्म की रक्षा की बात करते हैं, यही सनातन को डेंगू मलेरिया बोलते मैं आ रहे हैं। क्या इन्होंने सनातन उसका पे और धर्म विरोध पे नहीं मुझे बोलने दर्शाया? दीजिए। जब महिलाओं के विरोध में बात, इनके अपने वरिष्ठ नेता महिलाओं को आइटम और टंच बोलते हैं, तब इनका विरोध नहीं आता। आप राष्ट्रपति को आदिवासी बोल रोटी रही हैं। कपड़ा मकान देने की बात होती है, लेकिन इसी आदिवासी समाज को अधिकार दिलाने की बात किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। फिर भी वो कम हो जाते हैं बीजेपी के आदिवासी समाज में और सरकार 18 में गिर जाती है। चलिए एक मिनट गुंजन जी, विक्रम जी से सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। आपका जवाब विक्रम जी दे रहे हैं। नहीं देना है तो इन्हें उससे आपत्ति हो गई है। एक तरफ कहते हैं हमारा एजेंडा राजनीतिक नहीं है, फिर राजनीतिक बयान देने से अगर रोज प्रशासन ने लगा दी है, धर्म के विरोध बयान देने से रोज प्रशासन ने लगा दी, तो इन्हें तकलीफ हो गई। किस बात की तकलीफ? इनका मुद्दा राजनीतिक नहीं है तो इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये दोहरा चरित्र जो कांग्रेस के नेता लेके चल रहे हैं, ये मुखौटा लेके चल रहे हैं, ये जनता जनार्दन अच्छे से जानती है। अंबेडकर जी के नाम का इस्तेमाल करके ये सिर्फ अपना वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं। जी 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 बिल्कुल, मैं आऊंगा विक्रम जी आपके पास। उसके पहले मैं जरा रमेश शर्मा जी के पास चलता हूँ। रमेश जी, राजनीतिक नाम लेने की बातें जो गुंजन जी ने कही, क्या राम का नाम लेकर राजनीति करना जायज है? वोट बैंक मांगना राम के नाम पर,
महात्मा गांधी जी हे राम बोलकर अंतिम सांसें ली थी और राम राम बोलकर जागते, तो क्या महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था राम मंदिर बनाने के आंदोलन में, लड़ाई में बैठे थे वो? राम के नाम पर वोट बैंक पाना ये चलेगा, बाकी की अंबेडकर की बात करें तो दिक्कत हो जाएगी, बापू की बात करें तो दिक्कत हो जाएगी, संविधान की बात करें तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस समय जो चर्चा होनी चाहिए कि चर्चा होनी चाहिए देश के सामने जो समस्या आने वाली हैं, जो चुनौतियां आने वाली हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर भारत स्वतंत्र होगा तो भारत में हम राम राज्य लाएंगे। उस पर उन्होंने लगातार लेख भी लिखे हैं और उनकी पुस्तक भी है, यहाँ गांधी भवन में भी उस पुस्तक है राम राज्य की। तो राम राज्य की कल्पना उन्होंने की थी। और स्वाभाविक रूप से हमको राष्ट्र संस्कृति का कोई न ऐसा चरित्र ढूंढ करके रखना चाहिए जिसको प्रतीक मान करके, मेरा ये कहना नहीं है कि उसमें आप राम जी को ही मान लें, जिस किसी को भी आप ना कोई एक प्रतीक तो रहना चाहिए, लक्ष्य सामने रहेगा, एक आदर्श का लक्ष्य सामने रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि राम राज्य की जो कल्पना हो गई है, उस कल्पना में कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ शासन की व्यवस्था रही है। उस शासन की व्यवस्था में तो गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, इसलिए फिर वो उनका ये माना जाता है मोटे तौर पर। लेकिन फिर भी मैं एक बात ये कहूंगा कि हमको अब व्यक्तियों पर या ये सारी राजनीति को हटा करके इस समय जो नई चुनौतियां हैं उसको लाना चाहिए। नई चुनौतियों पे जाना चाहिए, बिल्कुल। व्यक्तिवादी राजनीति के विरुद्ध गांधी जी भी थे और व्यक्तिवादी राजनीति के विरुद्ध अम्बेडकर जी भी थे। इसलिए हमको व्यक्तियों को चेहरे हटा करके मुद्दों की राजनीति पर आना चाहिए। जी विक्रम जी, क्या कह रहे थे आप सनातन धर्म पर और क्या कह रहे थे आप राम पर? कांग्रेस जो है एक परंपरावादी पार्टी है और भारत, मूल भारत की, यानी जो हमारा सनातन भारत है, उसकी जो राजनीतिक अभिव्यक्ति जितनी सुंदर तरीके से कांग्रेस में होती है वो और कहीं नहीं आपको देखने मिलेगी। हम जब संविधान की बात करते हैं तो हम धर्म को बचाने की बात करते हैं। आप देखिए, जब हमारे पास हमारा संविधान नहीं था तो हमारी उपासना पद्धति कितनी आहत हुई थी। जब हमारे देश में मुगलों का शासन था, उस समय के मंदिर के निर्माण की आप प्रक्रिया देखिए। मैं उपासना और हिंदुओं की उपासना पद्धति की बात कर रहा हूँ। जो भी राज होता है, आक्रांता आते हैं तो वो चीजों का समावेश होता है। तो हम जब बात करते हैं संविधान की तो हम भारत के मूल निवासियों की उपासना पद्धति की रक्षा को सुनिश्चित करने की बात करते हैं। हम राम राज्य लाएंगे संविधान के माध्यम से। राम राज्य का मतलब क्या होता है? जो न्याय पे आधारित हो, ना कि किसी की तुष्टिकरण या पुष्टिकरण पे आधारित हो। जहां न्याय की बात होगी, हमारे पास राजा हरिश्चंद्र जैसे उदाहरण उपलब्ध हैं कि जो अपने कर्तव्य परायणता के लिए अपने बच्चे का शव देखकर भी विचलित नहीं हुए। तो हम कांग्रेस के लोग जो है इस महान परंपराओं से प्रेरित हैं और हम संविधान को की स्थापना अपनी महान परंपराओं की स्थापना के तौर पर देखते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस संविधान की लड़ाई पर चर्चा को कभी विराम नहीं मिल सकता है, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई है और संविधान से जब व्यक्तियों की लड़ाई पर हम जाते हैं तो लड़ाई और भी बड़ी हो जाती है। तो मुद्दा तो है। मैं आज बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।